आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगी। आज इस बहुत अहम वार्ता के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। हम माता सावित्री बाई फुले के संघर्ष को सभी जानते हैं, हम पैनलिस्ट जो भी बैठे। तो मेरा कहना यह है कि उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष की अवस्था जो हमें आवश्यकता पड़ी वो इसीलिए पड़ी क्योंकि वो अधिकार हमें नहीं मिले थे। संघर्ष वहां से माता सावित्रीबाई फुले का शुरू होता है, हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का, क्योंकि जो अधिकार हमें नहीं दिए गए थे उनको लेके उन्होंने जो संघर्ष किया, जो शिक्षा की जोत उन्होंने सबके बीच में जलाई, महिलाओं को एजुकेट करने का काम जो उन्होंने किया। तो ये हमारा कहना कि वो अधिकार की यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, ऐसा एक श्लोक। तो ये सब बातें मतलब सिर्फ एक दिखावे के तौर पे सामने आती है, जबकि समाज में ऐसा अगर हम देखें तो कहीं भी उदाहरण नहीं मिलता। जो महिलाओं के अधिकारों का संघर्ष हमारे राष्ट्रपिता और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने शुरू किया, उसका नतीजा हमें हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। अधिकार हमारे कोई भी हों और किसी भी तरह के अधिकारों, और अधिकारों को अगर अधिकारों के पीछे उन्हें लागू करके अधिकारों को दिलवाने की और उनको इम्प्लीमेंट करने की, एग्जीक्यूशन की अगर कोई पावर नहीं है, पीछे कोई सेंसिटी ऐसे नहीं लगाया गया है कि भाई रेमेडी हमें नहीं मिल रही है, तो उन अधिकारों की भी कोई मूल्य नहीं होता। तो ये संविधान ने हमें दिया है। फंडामेंटल राइट्स में बहुत क्लियरली राइट टू इक्वलिटी की बात आई, तो इक्वलिटी कहा गया अमंग इक्वल्स की बात आई, लेकिन उसके साथ साथ जो एक अहम बात है कि महिला और पुरुष को हर तरह का इक्वली, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो आज भी हम देखते हैं कि जो मनोवादी लोग हैं उन्होंने आर्थिक रूप से आज भी महिलाओं को सक्षम होने नहीं दिया। वहां पे जो फिजिकल लेबर करने वाली महिलाओं से हम उदाहरण उठाना चाहेंगे कि आप अगर जाके देखें कहीं भी, तो जो फिजिकल लेबर करने वाले लेबर क्लास हैं, तो वहां महिलाओं की दिहाड़ी कुछ और होती है, पुरुषों की कुछ और होती है। तो ये जो मनोवादी सोच है, ये आज भी हमें समाज में देखने को मिलती है, लेकिन हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए। हम उनके लिए कितना लोगों को जागरूक कर पाए, ये भी अभी अंडर प्रोसेस हम देखते हैं कि भी चल रहा है। तो हमारा कहना कि रामास्वामी पेरियार ने जो संघर्ष किया महिलाओं के अधिकारों के लिए, बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, ये संघर्ष महिलाओं के अधिकारों के लिए सिर्फ एक ही वजह से किया गया क्योंकि वो वास्तविकता में हमारे समाज में देखने को कहीं भी नहीं मिल रहा। इसलिए ये संघर्ष हुआ, और संविधान में मुख्य रूप से आप देखें कि बहुत विशेष तरीके से और उस पर आधारित फिर अन्य कानून हम देखें, हमारे भारतीय संविधान ने जो अधिकार दिए उनको पूरी तरह से लागू करने के लिए अन्य कानून महिलाओं के पक्ष में समय समय पर आते रहे। और ये अभी भी मतलब हम भारतीय व्यवस्था में अगर देखें, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, तो ये प्रोसेस अभी अंडर डेवलपमेंट है। फुल्ली हम उतना ब्रॉड माइंडेड नहीं हो पाए हैं जितना अन्य देशों को कंपैरेटिवली अगर हम देखें, तो वहाँ संघर्ष हुए हैं विभिन्न महिलाओं के अधिकारों के लिए, लेकिन बहुत जल्दी वहाँ के समाज ने उस चीज को अडॉप्ट किया है और महिलाओं को इक्वली वहाँ के पुरुषों ने माना है। कि ये श्लोक जो इस तरह के लिखे गए, इनकी वजह क्या रही, लिखने के पीछे इनकी वजह क्या रही, ये सिर्फ एक शांत करने का मामला था कि उस इशू को ही शांत कर दिया जाए कि हमने आपको अपने से बड़ा दर्जा दे दिया है, तो आप संघर्ष उस चीज के लिए करेंगे नहीं। तो ये इस तरह की बातें आई, लेकिन वास्तविकता जो थी समाज में, माता सावित्रीबाई को फुले को जो संघर्ष जी करना जी पड़ा जी शिक्षा जैसे क्षेत्र में, मैंने उस चीज को एक्सप्लेन किया कि वो संघर्ष इसीलिए हुआ क्योंकि वास्तविकता में हमारे को वो अधिकार नहीं दिए गए थे। समाज में जी कहीं जी भी जी कोई इस तरह के उदाहरण नहीं थे। हम उन्हें फर्स्ट टीचर के तौर पे जानते हैं कि उन्होंने जो महिलाओं में और खासकर विधवा महिलाओं में को भी एजुकेट किया, बच्चियों को एजुकेट किया।
तो जिस तरह की भ्रांतियां समाज में फैलाई गई थी कि भाई शिक्षा का अधिकार अगर महिलाओं के पास आता है तो उनके शिक्षित महिला के विवाह जब होगा तो उसके पुरुष की मृत्यु हो जाएगी, इस तरह के एपिसोड कुछ मैंने हमारे बुक्स में पढ़े हैं। तो ये चीजें, इस तरह का जो सामाजिक भ्रम फैलाए गए, उन भ्रम को दूर करने के लिए जिस तरह से उन्होंने हमारे सामने एग्जाम्पल सेट किए कि भाई वो खुद एजुकेट हुई, फर्स्ट अध्यापक बनी, और फिर उन्होंने सोसाइटी के सामने इस चीज को रखा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप आज हम वही चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि उस समय में अगर ये अधिकार हमें होते तो उन अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं होता। तो अगर संघर्ष हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सामाजिक तौर पे वो चीजें हमारे बीच में नहीं थी। ये स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है ये कि संघर्ष उसी चीज के लिए किया जाता है जो हमें नहीं मिल रहा है। जो जो हमारे पास है उसके लिए संघर्ष की तो हमें आवश्यकता नहीं है। आज आप देखें कि राइट टू एजुकेशन हमारे पास है तो हम एजुकेशन के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी सरकारें ये कोशिश करती हैं कि भाई हम उसको कैसे मॉडिफाई करके इन लोगों को वंचित किया जाए इस चीजों से। जो हमारे पास होती है वो उसको खींचने के लिए सत्ता पक्ष हमसे प्रयास करता है, और जो समाज के पास चीजें नहीं होती हैं उसको प्राप्त करने के लिए समाज संघर्ष करता है। तो जब माता सावित्री बाई फुले का ये एग्जाम्पल हमारे सामने आता है कि उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए संघर्ष किया, तो इसी वाक्य में पूर्णतः यह साबित होता है समाज में उस टाइम महिलाओं की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके, और इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो इस चीज के हमारे पास और उदाहरण भी अगर हम देखते हैं तो नीचे तबके में जैसे वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था में अगर हम निचले वर्ण की व्यवस्था करते हैं, बात करते हैं, हम उसके एग्जाम्पल को भी छोड़ें, हम अगर अपर उसमें जो चले जाते हैं ब्राह्मणी कल्चर में, तो वहां के लोगों को, ब्राह्मणवादी महिलाओं को भी शिक्षा का वो अधिकार नहीं था जिस अधिकार के लिए संघर्ष हुआ। वो अधिकार ब्राह्मणी महिलाओं को भी नहीं था, उनको अधिकार सिर्फ पुरुष की सेवा का अधिकार था कि भी पुरुष के लिए उसने करना है, इस टाइप के मतलब उनको अधिकार दिए गए। लेकिन शिक्षा, राजनीति या आर्थिक मजबूती, इसका जो हम बात करें तो ये अधिकार उस समाज में मौजूद नहीं थे। संपत्ति का अधिकार भी हम देखें तो नहीं था। ये संघर्ष हुए इसलिए है, तो मेरा ऐसा मानना है। संविधान के आर्टिकल्स में राइट टू, हम फंडामेंटल राइट्स को अगर हम लेते हैं, मौलिक अधिकार जिन्हें कहा जाता है, तो उसमें मौलिक अधिकार में राइट टू इक्वलिटी में क्लियरली मेंशन किया गया, मेल मैन एंड वुमेन both are equal in each and every field of life, particularly इकोनॉमिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में तो उनको बराबर समानता का अधिकार दिया गया। इसके अलावा आप अगर पूरा संविधान जब हम देखते हैं, उसके हर आर्टिकल में जहां भी शब्द का प्रयोग हुआ वहां एनी पर्सन के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया। मतलब मेल और फीमेल को बिल्कुल सेपरेटली कहीं भी नहीं किया गया। आपको बिल्कुल अधिकार एक हर तरह से आदमी और औरत को बिल्कुल इक्वली एक पर्सन की तरह ट्रीट किया गया। तो एक व्यक्ति के तौर पर ही हमें संविधान में सब जगह इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ महिला और पुरुष विशेष तौर पर जहाँ इस्तेमाल हुआ वो राइट टू इक्वलिटी के टाइम में। अदरवाइज की जैसे हमारे जो है राज्य नीति के विशेषाधिकार जो हैं, उसमें जब आपको कहा गया तो वहां भी हमें हमें जो पेंशन का या आर्थिक मदद जो स्टेट की तरफ से मिलने का आया, इन सब में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप देखते हैं एजुकेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एनी पर्सन, हर जगह एनी पर्सन शब्द का इस्तेमाल हुआ। प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, जुडिशरी के लिए, एग्जीक्यूटिव में जब हम बात करते हैं तो ये एनी पर्सन हमारा आना पूरे संविधान में, तो हमें ये दर्शाता है कि हमारे को अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा कि महिला और पुरुष
ये दो विशेष जातियां ही समाज में, सभी समाज में मौजूद रही हैं। ये प्राकृतिक ने हमें प्राकृतिक तौर पे जो भिन्न बनाया है, तो उस चीज को हमने का फायदा गलत तरीके से उठाते हुए सभी धर्मों में कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि महिला को दोयम दर्जे में रखा गया। और इस चीज को हम वर्तमान 21वीं सदी के अगर उसमें देखें परिप्रेक्ष्य में, या आधुनिक भारत के तौर पे आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखते हैं, संविधान पर हम आना चाहेंगे तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें एक व्यक्ति के तौर पे आइडेंटिटी मिलती है। व्यक्ति के तौर पर हमें कहीं भी जो है किसी भी क्षेत्र में कुछ भी करने का पूर्णतः अधिकार हमें हासिल है। हम जो है संपत्ति अर्जन कर सकते हैं, राजनीति में हम पूर्ण तरह से भागीदारी कर सकते हैं। लेकिन जब वो अधिकार हमें राजनीतिक तौर पे, जैसा बाबा साहब का सोचना था कि किसी समाज की स्थिति को हम कहाँ से आंकलन कर पाएंगे, तो उसके आंकलन की स्थिति पे उन्होंने कहा कि हम महिलाओं की स्थिति को जब देखेंगे किसी समाज में, तो हम उस समाज की वास्तविक स्थिति का आंकलन कर पाएंगे। उसके लिए उन्होंने हमें जो है विशेष तौर पे जहाँ ज़रूरत थी, वहाँ विशेषाधिकार दिए। विशेषाधिकार इसलिए देना पड़ा क्योंकि वो वाकिफ़ थे मनुवादी व्यवस्था से और जानते थे कि हमें विशेषाधिकार देना पड़ेगा। तो वो विशेषाधिकार हमें इसीलिए मिले कि भी हमारे जो सामाजिक व्यवस्था जिससे हम निकल के आते हैं, जो मनुवादी पृष्ठभूमि से हम निकल के आते हैं, तो ज़रूरी है कि भी आपको विशेष तौर पर अपनी मानसिक स्थिति को बदलते हुए संवैधानिक अधिकारों को दिया जाए, ताकि जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे समाज में भी फैले। क्योंकि हमारा जो पवित्र ग्रंथ, हमारा संविधान जो है, उसमें अधिकारों का हमें मिलना, लेकिन उसका एग्ज़ीक्यूशन जो मनुवादी ताकतों के द्वारा होना और उसके प्रति हमारी जागरूकता समाज में किस तरह से लोगों में आएगी, ये सब प्रोविज़न अगर हमारी नियत जो कानूनन तौर पे जब हम चलते हैं, तो उसको मेंस रिया जैसे कहा जाता है कि व्यक्ति विशेष की मानसिकता कैसी है, उसकी आंतरिक इच्छा कैसी है, उसकी इच्छा शक्ति कैसी है उस चीज़ को लागू करने के लिए। आपके सामने एक अधिकार अगर है, तो उस आप वो अधिकार उस पर्सन तक, उस व्यक्ति तक कैसे पहुँचाएँगे? आप देना चाहते हैं वो अधिकार या नहीं देना चाहते? क्योंकि अगर आप उन अधिकारों को सिर्फ़ किताबी तौर पर लिखते हैं और लागू नहीं करते हैं, तो स्थिति जस की तस बनी रहने की संभावना पूर्ण रूप से है। तो इसीलिए उनके एग्ज़ीक्यूशन की और उसके पीछे जो न्याय व्यवस्था के माध्यम से उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो कानून विशेष महिलाओं के पक्ष में बने, संविधान पे आधारित जो कानून, अन्य कानून बने, जिसका आप लेटेस्ट देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो आया, तो इस तरह के एक्ट्स ने आकर संविधान में दिए हुए कानूनों को जो पूर्ण तरह से लागू नहीं हो पा रहे थे, उनको लागू करवाने में महिलाओं के लिए विशेष काम किया। अ, संविधान की जो मंशा बाबा साहब की थी, वो मंशा बाबा साहब की ये थी कि भी हम जब एजुकेट करेंगे और इनको आर्थिक अधिकार देंगे, राजनीतिक अधिकार देंगे, इसके बाद ये काम बहुत आसान हो जाएगा कि महिलाएँ भी बिल्कुल पुरुष के बराबरी में अपनी स्थिति को पाएँ और जो है जो एक्सप्लॉइटेशन उनकी बड़े लंबे समय से हमारी मनुवादी ताकतों द्वारा हो रही थी, तो उस एक्सप्लॉइटेशन को कम किया जाए। उस एक्सप्लॉइटेशन जी, जी। का कम होना हमें संविधान से वहाँ मिलता है जब हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में जब महिलाएँ अपनी योग्यता का परिचय देती हैं, एग्ज़ीक्यूटिव में, न्याय व्यवस्था में हालाँकि जैसा उम्मीद की गई थी, परिणाम उसके काफ़ी अनुरूप नहीं आए हमारे आज़ाद भारत में भी। आज हम 70 सालों के बाद में भी देखते हैं
कि जुडिशरी में अगर आप एडवोकेट्स को देखें या फिर जजेस के उसमें जाएँ, तो वो स्थिति अभी नहीं है। इसके लिए हमें एजुकेट करना होगा लोगों को, संविधान के प्रति एजुकेट करना होगा, महिलाओं को उनके राइट्स के प्रति एजुकेट करना होगा। और जब-जब मैं अपने चैनल के माध्यम से किसी भी इस तरह की वार्ता में आती हूँ, तो मुझे जब महिला साथी और मिलती हैं, आज मैडम आयशा हैं और दूसरे मैडम हैं, तो हमें ये पता लगता है कि भी हाँ, महिलाएँ अब जागरूक हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। तो हमें ये चीज़ें मतलब अपने समाज से निकाल के जब हम महिलाओं को लेके आएँगे, तो ये ब्राह्मणीवादी महिलाओं के लिए भी एक उदाहरण है। क्योंकि हम जब समाज में जाते हैं, आज बातचीत करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनमें भी महिलाओं को जो बाबा साहब ने अधिकार दिए, वो विशेषकर मूल निवासी महिलाओं के लिए ही नहीं थे, वो सभी महिलाओं के लिए थे। और ब्राह्मणीवादी महिलाओं में भी हम ये देखते हैं कि उनको सिर्फ एज़ अ स्टैम्प जब यूज़ करने की कोशिश की जाती है, राजनीतिक पदों पर या एग्ज़ीक्यूटिव में पदों पर, न्याय व्यवस्था में, तो वो जब अपने अधिकारों के बारे में जान लेती हैं, तो वो अपने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी एक अलग-सी जंग लड़ती हैं। ऐसा हमने मतलब कई बारी महसूस किया है कि जब वो अपने अधिकारों के बारे में जान जाती हैं, तो उनकी सोसाइटी में हलचल होती है। तो हमारा मतलब ये एग्ज़ाम्पल मेरा कहने से मतलब था कि ये अधिकार जब महिला विशेष को मिलेंगे, तो ये प्राकृतिक तौर पे ये चीज़ निकल कर आती है कि महिलाएँ एक विशेष रूप से समाज को बदलने का की ताकत रखती हैं। और ब्राह्मणवादी महिलाएँ जो ब्राह्मणी परिप्रेक्ष्य में हैं, मनुवादी पृष्ठभूमि से जो आती हैं, उनमें भी बहुत बार संविधान के प्रति मैंने देखा आदर और सम्मान की भावना होती है, जब उन्हें ये पता लगता है कि हमें ये संविधान के कारण हमारे पुरुष प्रधान मानसिकता वाले मनुवादी सोच के लोगों ने हमें इस पोजीशन में बिठाया है कि आज हम मेयर बने हैं, एमएलए बने हैं, एमपी बने हैं। अगर संविधान में हमें ये अधिकार नहीं होता, वो स्पष्ट रूप से ये चीज़ जानती हैं, तो हम इस स्थिति तक नहीं आ पाते। तो इसीलिए अगर हम कंपैरेटिव स्टडी अगर करते हैं ब्राह्मणवादी संविधान की और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की और धर्म ग्रंथों की और अपने आधुनिक भारतीय संविधान की, तो ये कंपैरेटिव स्टडी जो है सिर्फ़ एक यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि 2 ही लाइन में इसको मैं कंपैरेटिव करना चाहूँगी कि वहाँ हमें जीवन जीने का ही अधिकार नहीं था, जीवन जीना जिसको कहा जाता है, कि वहाँ सिर्फ़ आप जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उसके बीच का जो आपका समय है, वो सिर्फ़ दूसरे पुरुष द्वारा ही संचालित है। उसमें कुछ भी आपको अधिकार नहीं है, वो दूसरों के हाथ में आपकी कमांड है जन्म से लेके मृत्यु तक। लेकिन जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं कि उन्होंने हमें क्या दिया, तो वो जन्म से हमें मृत्यु तक एक व्यक्ति के तौर पर महिला विशेष के तौर पर नहीं, एक व्यक्ति के व्यक्ति विशेष के तौर पर वो हमें जीवन जीने का अधिकार और जीवन में जो भी पहलू आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक जो है मर्यादा के साथ और एक प्रतिष्ठा के साथ जीने के लिए वो स्थिति हमें उपलब्ध हमारे भारतीय संविधान से होती है। तो मैं इसके साथ ही अपनी बात को विराम देना चाहूँगी। जी, जी, ये कंपैरेटिव स्टडी बस मेरी इन्हीं 2 लाइनों के साथ खत्म हो जाती है कि वहाँ आपका जीवन और मृत्यु के बीच का समय दूसरी पुरुष प्रधान ताकतों से संचालित है और भारतीय संविधान में आपको व्यक्ति के तौर पर जाना गया है और हर तरह के अधिकार हमें दिए गए हैं। तो ये पूर्णतः जो है इसका इससे बढ़िया तुलनात्मक अध्ययन मतलब मैं नहीं समझ पाऊँगी क्योंकि उधर मुझे कुछ भी ऐसा लगा नहीं। वहाँ सिर्फ़ कुछ जी, बातें जी, ऐसी थी जो हमें मिसगाइड करती है लेकिन यहाँ बहुत क्लियरिटी है। अ, जी, मैं संविधान की अगर बात करता हूँ कि जो अनुच्छेद 13 है, जो अगर हम बात करते हैं जो मूल हाँ जी। अधिकार है हुँ, उसी हुँ। में अगर हम हुँ, जोड़ते हैं तो जो
जो भी पुरानी जो प्रथाएं थी उसको वहां पर ही समाप्त कर दिया है बाबा साहब ने, ऐसा हम कह सकते हैं। जो बहुत ही ये महिलाओं के लिए एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि जितनी भी जो पिछली जो विधियां थी उसको हाँ शून्य माना जाएगा जहां तक वो संविधान के विरोध में है। तो ये हाँ एक राइट। बड़ा अनुच्छेद है। जी हाँ जी, जी जी राइट टू इक्वेलिटी में एक बार डिफाइन करने के बाद कि मेंस एंड वुमेन्स आर इक्वल, उसके बाद सब जगह आर्टिकल, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सभी आर्टिकल्स में पर्सन शब्द यूज किया गया। पर्सन, एक व्यक्ति के जी तौर जी पर जी हमें जी जी आइडेंटिटी मिली। उसके बाद महिला जी या जी पुरुष का सवाल ही खत्म हो गया। जी महिला जी या पुरुष का सवाल ही खत्म हो गया, फिर आप एक व्यक्ति के तौर पर ही आइडेंटिफाई होते हैं। वहां पे बड़े जी जी अच्छे से क्लियरली समझा दिया गया कि महिला और पुरुष समान है और व्यक्ति के तौर पर उनकी आइडेंटिटी है। उसके बाद आप जितने भी कानून देखते हैं, तो जहां विशेष तौर पर समझाने की या प्राकृतिक डिफरेंस को डिफरेंशिएट करने की अगर आवश्यकता नहीं है, तो वहां सभी जगह आपको भारतीय संविधान पर आधारित कानूनों में व्यक्ति के तौर पर महिला की आइडेंटिटी आपको मिलेगी, ना कि महिलाओं के तौर पर, जी महिला या जी औरत के तौर पर। ऐसी आइडेंटिटी को ही खत्म कर दिया गया एक तरह से आधुनिक भारतीय संविधान में बाबा साहब द्वारा, कि जी उसको जी व्यक्ति के तौर पर एक पूर्ण आइडेंटिटी है। बिल्कुल, जो आशा मैडम ने कहा और सीमा माथुर मैडम ने कहा अपने कंक्लूडिंग टॉपिक में, कि अभी हमें प्रयास करने हैं इसके लिए, क्योंकि जो अधिकार हमें मिले हैं, अभी उन अधिकारों के लिए, जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उनके लिए जागरूकता समाज में नहीं है। और समाज में जब तक ये राजनीतिक अधिकारों की और संविधान द्वारा दिए हुए संवैधानिक अधिकारों की जागरूकता नहीं आएगी, तो हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि एक बड़े बदलाव की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि जो मनुवादी सोच के व्यक्ति हैं, वो आज इस संविधान को लागू करने वाले स्थानों पर बैठे हैं। तो वो उस मंशा को, अपनी मंशा को जो है, वो संवैधानिक अधिकारों के सामने दबाते नहीं हैं, वो संविधानिक अधिकारों को दबाने की कोशिश करते हैं अपनी मनुवादी सोच के द्वारा। तो ये बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है, क्योंकि आपके हाथ में कोई भी चीज़ है, आपकी उसके लिए किस तरह की सोच है, कैसी समझ है, तो उस सोच और समझ से वो प्रभावित होता है आपका लक्ष्य। हमारा मानना है कि जो बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं, जो अम्बेडकराइट पर्सन्स हैं, जो ज्योतिबा फुले और पेरियार साहब की परंपरा को लेकर देश में आगे बढ़ रहे हैं। जब इन लोगों को संविधान को एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा, तो फिर इन अधिकारों से, हमें संविधान में प्राप्त अधिकारों से जो सामाजिक एक बड़ा बदलाव आएगा, तब हम उसको महसूस कर पाएँगे, इस भारत देश की महिलाएँ, कि उनको जो अधिकार मिले थे, वास्तविकता में वो जीवन को जीने योग्य बनाने वाले थे। और क्योंकि अभी हमारी सोच पूरी बदली नहीं है, लेकिन मैं आशावादी हूँ उस बात को लेकर, जहाँ बाबा साहब ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है। तो ये शुरुआत का दौर है, और बिल्कुल हम मानते हैं कि जिस दिन हमारे मूल निवासी लोगों के हाथों में जब इस संविधान की सुरक्षा का ज़िम्मा आएगा, तो इस संविधान में जो हमें अधिकार प्राप्त हैं, विशेषकर महिलाओं को, तो वो एक बड़ा बदलाव समाज में लेकर आ सके। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।